तो आज जो इको 450 का क्लास होगा जो कि स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 वालों के लिए विवेक सिंह ने रिलीज किया है। तो आज की जो क्लास है उसमें आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर्स, और उससे आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधा चलता हूँ मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। ओके, और हाँ, शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक शेयर सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा और जो भी प्रोग्राम से वो लाते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 410 से। इसमें क्या है रहा कि वर्ल्ड बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पावर्टी which इज डिफाइंड एज अ। तो हिंदी वालों, इसमें ये पूछा जा रहा है कि लर्निंग पावर्टी का डिफिनीशन क्या है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और एक बात मैं इस पे वैल्यू एडिशन आपको बता दूं कि विद द वर्ल्ड बैंक यूनेस्को, जो यूनेस्को है उसका भी कंट्रीब्यूशन है लर्निंग पावर्टी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने में। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक एंड यूनेस्को हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग पावर्टी व्हिच इज डिफाइंड एज अ। ये सीधा आपको याद रखना कि द परसेंटेज ऑफ 10 ईयर ओल्ड चिल्ड्रेन हु कैन नॉट रीड एंड अंडरस्टैंड द सिंपल टेक्स्ट। तो 10 ईयर के वो बच्चे जो सिंपल टेक्स्ट भी और सिंपल रीडिंग भी नहीं कर सकते बुक को, उसको वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये इन बच्चों में लर्निंग की जो है वो पावर्टी है, मतलब ये अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते अप टू 10 ईयर्स। तो ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं तो इट इज इस्टेब्लिश इन 1944। सबको पता है 1944 में इस्टेब्लिश हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस आया था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसके अंडर आपको आईएमएफ भी इस्टेब्लिश होते दिखाएगा। ठीक है, तो इट इज इस्टेब्लिश इन 1944 अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इंडिया इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप याद रखेंगे। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, मतलब जब से बना है वर्ल्ड बैंक तब से इंडिया है हिंदी वालों। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सर्च पर मिला है कि जो वर्ल्ड बैंक है इट इज नॉट अ एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशन, और ये ओनली एफिलिएशन रखता है यूनाइटेड नेशन से, एफिलिएशन। ठीक है, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या आप याद रखेंगे कि इट इज नॉट अकाउंटेबल टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। हैव यू गॉट माई पॉइंट? ये आप याद, यहाँ पर यूपीएससी आपको ट्रिक कर सकता है कि वर्ल्ड बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और रिस्पॉन्सिबल टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो वहाँ पर आपको खेल जाना है कि नहीं भाई ये तो नहीं है अकाउंटेबल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पता चल गया 3-4 पॉइंट। फिर वर्ल्ड बैंक का एक गोल, जब मैं सर्च कर रहा था इस क्वेश्चन के बारे में वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो जो मुझे पता चला है वो याद रखेंगे कि एंडिंग पावर्टी बाई 2030। ये इनिशिएटिव किसका है? तो वर्ल्ड बैंक का। यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेगा कि एंडिंग पावर्टी बाई 2030 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाई, आपको तुरंत पकड़ लेना है यहाँ पर कि इट इज लॉन्च बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। अगर अच्छा, इसका हेडक्वार्टर तो आपको पता ही होगा कि वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एक ग्रुप है, मतलब अगर वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, 1 मिनट रुकिएगा। ओके, तो मुझे लगा कि फैन चल रहा होगा तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, तो अब वो नहीं आएगी। तो हाँ, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें 5 इंस्टीट्यूशन है। 5 इंस्टीट्यूशन है। आपको 5 के 5 नहीं भी याद होते तो आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो ICSID है, जो ये ट्रिब्यूनल है, ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ट्रिब्यूनल से वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें। प्लीज टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके,
तो 5 इंस्टीट्यूशन में इसका इंडिया मेंबर नहीं है, और जो 4 इंस्टीट्यूशन है उसके सभी में इंडिया मेंबर है। और वर्ल्ड बैंक इन 5 इंस्टीट्यूशन से 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है। वो कौन से? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्लस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये दोनों बैंक क्या करते हैं? जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड कराते हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करते हैं लोन वगैरह में, ठीक है। तो ये इन दोनों को मिलाकर बना है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों को क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। जो अदर 2 हैं, जैसे आपको बता दूं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन प्लस मीगा। मीगा क्या है? प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये दोनों जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया होगा, ठीक है, इतना आपको पता चल गया होगा। फिर अगर मैं बात करूं थोड़ा वर्ल्ड बैंक के कुछ रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का एक आप सबसे पहले आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत फेमस रिपोर्ट है। फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, हिंदी वालों इसको इंग्लिश में ही याद रखो, ये मत सोचना कि हिंदी में याद रखूंगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। क्यों ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम कंफ्यूज कर जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक से, जो कि कौन रिलीज करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? आईएमएफ। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? आईएमएफ। तो इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये याद रखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। एक और बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है, बहुत ही मतलब न्यूज में रहती है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट या डेवलपमेंट ब्रीफ। इसमें क्या वर्ल्ड बैंक मेजर करता है? ये मेजर करता है कि कौन सी कंट्रीज को सबसे ज़्यादा रेमिटांस मिले हैं। तो इसमें जब चेक करता है तो इंडिया सबसे फर्स्ट पर आया है इस बार। इसके बाद कौन सा आया है? मैक्सिको। फिर कौन आता है? चाइना, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्लीज़ भूलना मत, नहीं तो घर आके पढ़ाऊंगा उठा के, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। तो इतने पॉइंट वर्ल्ड बैंक के बारे में जानना था, जितना बता दिया है उतना भी याद कर लोगे, बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो जितना पढ़ सको पढ़ लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जितना आप और पढ़ सको पढ़ लेना, बट जितना बताए उतना तो आप याद ही कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं 411 पर। 411 करा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाई, मैंने क्या बताया था? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात तो बताया था, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स क्यों रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक की। और एक रिपोर्ट इसी टाइम और मैंने क्या बताया था? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। और क्या बताया था? और बताया था मैंने ग्लोबल माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो फिर से रिपीट करने के नहीं, वही पढ़ लीजिए। और यहाँ पर 2 मैंने रिपीट कर दिया, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इस बार, OECD। फिर ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन इन डेवलपमेंट, मतलब ये स्पेशली ये मान लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। डेवलप्ड लाइक USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गए, तो ये सब डेवलप कंट्रीज का। कुल कितने कंट्रीज है? 38 कंट्रीज है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होगा। इंडिया पाकिस्तान ये मेंबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। ये फॉर्म कब हुआ था? 1961 में, ठीक है। ये सब तो ठीक है, मतलब याद कर लिए। ये एक इनिशिएटिव लेकर आया था, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसका ये क्या है? टैक्स अवॉइडेंस को कम करना था इसके अंडर। तो अगर कभी यूपीएससी पूछता है बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय द, या इनिशिएटिव इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, तो OECD, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। एक और इसका मैंने इनिशिएटिव में नया इनिशिएटिव देखा है, पीसा। तो जो ये किसके लिए है? ये स्टूडेंट के लिए। इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टूडेंट हु आर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड, ठीक है। तो ये उनके लिए है, तो पीसा इनिशिएटिव भी आप याद रखेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ इसमें देखना था, ठीक है। मुझे बहुत मोस्ट प्रोबेबली जो पूछेगा वो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड पीसा के बारे में पूछ सकता है बस, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता ही हो गया, तो अब आप बिल्कुल राजा हो गए। नेक्स्ट पर चलते हैं, 412 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपल्सरी लाइसेंस अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970।
तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि इंडिया में कंपलसरी जो लाइसेंस है वो अलाउड है किसके अंडर, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 के अंडर। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसका बैकग्राउंड की बात करता हूँ जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, कंपलसरी लाइसेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड होता है जहाँ पर पेटेंट वाली चीज़ें होती हैं। पेटेंट मतलब मान लीजिए कि ABC, जो मेरा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, कि ये कोई कंपनी है मेडिकल की, या जो रिसर्च करती है स्पेशली किसमें, हेल्थ सेक्टर में। ठीक है, तो इसने 10 साल 10 ईयर अपना स्पेंड, मतलब 10 ईयर खर्च करके एक मेडिसिन जो है उसकी रिसर्च किया। मान लीजिए कि ये हो गई कैंसर की मेडिसिन, कैंसर की मेडिसिन का इन्होंने रिसर्च किया। तो 10 साल रिसर्च में बहुत सारे इसके क्या लगे होंगे, इन्वेस्टमेंट लगा होगा, इन्वेस्टमेंट लगा होगा। इसने रिसर्च किया है, तो अब जितना पैसा इसने खर्च किया है इस रिसर्च में उतना इसको रिटर्न मिलना चाहिए, है उतना इसको, या उससे ज़्यादा ऑफकोर्स रिटर्न मिलना चाहिए इसको। ठीक है, तो इस रिटर्न वो कैसे मिलेगा, अगर तो ये रिटर्न ये कहता है, जो पेटेंट एक्ट है या हर कंट्रीज का जो होता है, वो कहता है कि उसको कुछ दिन के लिए पेटेंट दे दो, कुछ दिन के लिए उस कंपनी को एक्सक्लूसिव पेटेंट दे दो। एक्सक्लूसिव मतलब कि ओनली जो मेडिसिन रिसर्च करेगा वही वो मेडिसिन कुछ दिन के लिए प्रोडक्शन कर सकता है और सेल कर सकता है, और कोई कंपनी नहीं सेल कर सकती, और कोई कंपनी नहीं प्रोडक्शन कर सकती। ठीक है, ओनली वो कंपनी जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने खोजा है वो वैक्सीन, वो मेडिसिन, वही कंपनी केवल प्रोडक्शन करके सेल कर सकती है। तो इसमें उसका जितना पैसा होगा, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है पॉइंट। तो पॉइंट ये आता है कि अगर कोई मान लीजिए कि यूएसए में कैंसर की मेडिसिन किसी कंपनी ने, ABC कंपनी जो है उसने डिस्कवर किया, लेकिन इंडिया में क्या हो जाता है कि कैंसर पेशेंट जो है उनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है, मतलब इसको निगेटिव में मत लेना, डेथ इंक्रीज हो जाती है उनकी, पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं, कैंसर के रोगी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पेटेंट एक्ट जो लाया है उसमें कहा हुआ है कि देखिए, जो ये यूएसए की कंपनी है, या तो ये वॉलंटरी लाइसेंस दे दे इंडियन कंपनी को प्रोड्यूस करने की, ठीक है, वो कैंसर की वैक्सीन, या फिर हम कंपलसरी लाइसेंस दे देंगे इंडियन कंपनी को कि वो प्रोड्यूस कर सकती हैं ये यूएसए के में जो मेडिसिन कैंसर की है ABC कंपनी का। ठीक है, तो ये होता है कंपलसरी लाइसेंस। बस रीजन क्या होना चाहिए कि कोई हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन जब हो तभी ऐसा इंडियन गवर्नमेंट अंडर द पेटेंट एक्ट कर सकती है, नहीं तो पेटेंट का वायलेशन नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी इंडियन कंपनी उस मेडिसिन को नहीं प्रोड्यूस कर सकती जो किसी यूएसए की कंपनी का पेटेंट है, यूएसए की कंपनी ने डिस्कवर किया है। मैक्सिमम कितने ईयर का तक ये पेटेंट रहेगा, 20 ईयर्स तक। 20 ईयर्स तक क्यों, क्योंकि भाई 20 ईयर्स में तुमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है इसको डिस्कवर करने में उतना आप निकाल लो, उसके बाद कोई भी ये प्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी कंपनी, कोई भी मेडिकल कंपनी इसको प्रोड्यूस कर सकती है आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये पूरा आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो कंपलसरी लाइसेंस इसी से रिलेटेड है। तो इंडियन गवर्नमेंट किसी भी पेटेंट पेटेंटिक जो ड्रग्स हैं उस पर कंपलसरी लाइसेंस इंडियन कंपनी को देश प्रोवाइड करा सकती है कि हाँ अब तुम जाओ और प्रोड्यूस कर लो, तुम्हें लॉ के अंदर हम बंद नहीं कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कंपलसरी लाइसेंस। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कह रहे कि इट इज गिवन फॉर जेनेरिक वर्जन ऑफ ड्रग्स। बिल्कुल, जेनेरिक वर्जन मतलब क्या होता है, जेनेरिक मतलब जो रियल ड्रग की तरह दिखे। जैसे मान लीजिए जो ABC कंपनी है उसने जो ड्रग बनाया होता होगा कैंसर का, वो रियल है ना, उसने डिस्कवर किया है। बट जो इंडियन कंपनी को कंपलसरी लाइसेंस करके इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अब तुम प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये जो ड्रग प्रोड्यूस करेंगे उसको जेनेरिक ड्रग कहेंगे, इसकी कॉपी कहेंगे ना। कॉपी किया है पूरा फॉर्मूला, केमिकल, सब कुछ कॉपी करके फिर इन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो ये जेनेरिक वर्जन, तो कॉपी करने में एक बात का लेकिन ध्यान रखना है, जब भी ये जेनेरिक ड्रग्स जो कंपलसरी लाइसेंस के द्वारा इंडियन कंपनी प्रोड्यूस करेगी उसकी जो इफिशियंसी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए जैसे ABC कंपनी का कैंसर का ड्रग वर्क कर रहा है। तो इफिशियंसी बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों की। बट जैसे कलर हो गया, टेस्ट हो गया, इसमें कोई चेंज मतलब ला सकते हैं अपना, मतलब इंडियन कंपनी ला सकती है कि अपना कलर कोई दे दे, अपना टेस्ट दे दे।
तो ये हो सकता है जनरेटर में, तो ये याद रखेंगे। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। फिर सेकंड कह रहा है कि इट इज गिवन ड्यूरिंग प्रोटेक्शन पीरियड ऑफ द पेटेंट। बिल्कुल, ये कब दिया जाता है, जब पेटेंट मतलब उसका, उस कंपनी का, एबीसी कंपनी का जब एक्सक्लूसिव पेटेंट था कि वो प्रोड्यूस कर सके ओनली वही कंपनी, तभी दिया जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये भी सही है ना। फिर कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर जो होगा प्रोड्यूसिंग ड्रग्स अंडर कंपलसरी लाइसेंस, जो इंडियन कंपनी प्रोड्यूस करेगी ड्रग्स कंपलसरी लाइसेंस को, उसको कोई भी रॉयल्टी एबीसी कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। रॉयल्टी समझ सकते हो, फीस। देखिए यहाँ पर पेटेंट एक्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए हम इंडियन कंपनी को तो कंपलसरी लाइसेंस प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन जो भी कंपनी इंडिया की मैन्युफैक्चर करेगी वो ड्रग्स, उस कंपनी को पेरेंट कंपनी जो है जिसने डिस्कवर किया है उसको फीस देनी पड़ेगी। उसको फीस देनी पड़ेगी, मतलब इंडियन कंपनी को कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पेरेंट कंपनी को प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं है कि पूरा हाथ उठा लिया कि भाई देखो अब कंपलसरी लाइसेंस के हमें अंडर अलाउंस हो गया तो हम जितना मन करे प्रोडक्शन करके सेल करें, वो सारा प्रॉफिट रख लें। ये वैसे भी मतलब मॉरली भी रॉन्ग है, क्योंकि उस कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट करके इतना पैसा खर्च करके वो ड्रग्स बनाया, और अब उसको अगर बेनिफिट नहीं होता तो आगे वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेगी, क्यों नए नए डेवलपमेंट रिसर्च करेगी। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का जो पेटेंट एक्ट कहता है कि देखो भाई लाइसेंस मिलेगा, प्रोड्यूस करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज जो वो पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कहता है नीड नॉट। ठीक है, तो 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ से नेम से ही पता क्या चल रहा है कि ड्यूटी और टैक्स जो लगते हैं उसको हम कम कर देंगे अगर वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो किस पे ड्यूटी और टैक्स को कम कर देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे, उन चीज़ों पर ड्यूटी और टैक्स ख़त्म कर देंगे जो वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंपोर्ट की जा रही हैं या फिर इंडिया में ही डोमेस्टिक मार्केट से ही खरीदी जा रही हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिया की कंपनी ने बिस्किट बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करना है, मतलब बाहर सेंड करना है। तो इंडियन गवर्नमेंट कहेगी कि जो तुम बिस्किट के लिए व्हीट जो परचेस करोगे मंडी से, उस पर हम मंडी टैक्स जो है वो जीरो कर देंगे, तुम्हें मंडी टैक्स नहीं देना, क्योंकि तुम वो व्हीट इसलिए परचेस कर रहे हो कि तुम्हें एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करोगे तो हमें फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा। फिर हो गया मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसको माफ़ी दे सकती है इंडियन गवर्नमेंट। एक ड्यूटी ही तो है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट पर, इंडियन गवर्नमेंट उस कंपनी को छूट दे सकती है, रेमिशन कर सकती है। फिर क्या हो गया, और भी जो टैक्सेस हैं उन पे भी दिया जा सकता है, बट ये याद रखें कि ये जीएसटी वगैरह पर नहीं है, जीएसटी वगैरह पर ये रेमिशन नहीं होता है। ठीक है, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं, बट जैसे कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे लगता है, तो वो आपको छूट मिल सकती है अगर आपको एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है। तो ये आप समझ चुके होंगे। तो ये स्कीम वही है उसके बारे में। तो कह रहा है कि द स्कीम विल रीइम्बर्स मतलब छूट आप समझ सकते हैं, रीइम्बर्स दी लेवीज आप यहाँ समझ सकते हैं टैक्स एंड ड्यूटीज व्हिच आर करंटली आउट ऑफ जीएसटी रेजिम। बिल्कुल, जैसे मंडी टैक्स हो गया, मंडी टैक्स जीएसटी के अंडर नहीं आता, कस्टम ड्यूटी जीएसटी के अंडर नहीं आता, एक्साइज ड्यूटी जीएसटी के अंडर नहीं आता जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पर जो टैक्स है वो भी पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज जो है वो भी नहीं आती जीएसटी के अंडर। तो इन सब पे छूट ये आपका रोड टैप प्रोवाइड कराएगा अगर वो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए हो रहा है तो। ठीक है, तो फर्स्ट इज ट्रू। फिर कि द स्कीम इज फॉर रीइम्बर्सिंग द सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। नहीं भाई, इन पर नहीं कोई छूट दी जाएगी, इन पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। फिर कहेगी द स्कीम विल मेक एक्सपोर्ट जीरो रेटेड। दिस इज करेक्ट। जीरो रेटेड मतलब जीरो टैक्स। अब जैसे देखो कस्टम ड्यूटीज हो गया, मंडी टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्काउंट हो गया, तो ये सब करने पर जो एक्चुअल में जो टैक्स लगना है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पे जो लगना चाहिए वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा अप टू, तो इसको जीरो रेटेड कहते हैं ना। तो ये आप याद रखेंगे, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 एंड 3 ही आप याद रखेंगे, इतना ही आपको इसमें से याद रखना था, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, फिर
404 कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के बारे में हमें बताना है कि इसका क्या मतलब होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और ये श्रीलंका है और ये चाइना है। तो इंडिया ने क्या किया कि चाइना के कई प्रोडक्ट पर इंडिया ने कहा बैन कर दिया। मान लीजिए चाइना के कई प्रोडक्ट पर इंडिया ने बैन कर दिया कि हाँ तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में, चाइना को बोला। तो हमारा श्रीलंका के साथ भी ट्रेड है, ठीक है। तो चाइना के प्रोडक्ट को जब इंडिया ने बैन किया तो इंडिया कहेगी कि अब हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये इनिशिएटिव हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के अंडर क्या कहेगी, इंडिया जो भी श्रीलंका से प्रोडक्ट जो इंडिया में आएगा या श्रीलंका जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, उस पे इंडिया ये चेक करेगी कि क्या वो प्रोडक्ट जो हो श्रीलंका में ही ओरिजिन हुआ है कि नहीं। अगर वो श्रीलंका में मैन्युफैक्चर हुआ है तो इंडिया में एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर चाइना से श्रीलंका ने इंपोर्ट करके इंडिया में एक्सपोर्ट करके फ़ायदा कमा रहे हैं तो फिर वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो ये है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। तो ये स्पेशली इसी केस में किया जाता है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, कह रहे कि इट इज़ यूज्ड इन ग्रांटिंग ऑफ वीजाज टू इंडिविजुअल्स। वीजा के बारे में तो आपको पता ही है, नहीं है ये। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ यूज इन द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये भी आईपीआर के बारे में भी नहीं है। फिर कह रहे हैं इट इज़ यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो सी सही हो गया बिल्कुल। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 415। कह रहे कि इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक रिपोर्ट, ऐसे ही याद रखना है, इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक। ऐसे में याद रखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में। और मैंने क्या बताया था, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो ये सब वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का रिलीज करता है। या फिर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पर ये इतना आपको याद हो गया, ठीक है। फिर आईएमएफ के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ जब ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, ठीक है। 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पर ही ये इस्टेब्लिश हुआ था। और एक बात और याद रखें कि इसकी जब ये इस्टेब्लिश्ड जो आईएमएफ हुआ था, जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो 1944 में ही हो गया था। बट ये जो फोर्स में आया, जब काम करना, ऑपरेशन जब स्टार्ट किया, वो था 1947 से ही इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। इंडिया इसमें भी फाउंडिंग मेंबर ही होगा। तो इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएमएफ, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया, ठीक है। और आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका काम क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मॉनेटरी जो स्टेबिलिटी है वर्ल्ड लेवल पर बनी रहनी चाहिए। मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है, सॉरी, स्टेबिलिटी जो है वर्ल्ड लेवल पर बनी रहनी चाहिए, स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस जो कंट्री अगर कोई फेस कर रही है तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस को में हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जैसे अभी पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस से चल रहा है, मतलब जूझ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या दिया है, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। तो एसबीए अगर पूछे स्टैंड बाई अरेंजमेंट किसका इनिशिएटिव है, तो ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। जब कोई कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही होती है तो उसको वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कराता है, और उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्टैंड बाई अरेंजमेंट। ये क्या है, शॉर्ट टर्म है, ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं एक और आप याद रखेंगे, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये भी क्या है, ये भी है, बट ये मीडियम टर्म के लिए वर्ल्ड बैंक जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है उसको कहते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पर आईएमएफ का मिलेगा, वो आपको मिलेगा वही वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में ही आपको हेडक्वार्टर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पूरा याद रखना था। फिर और मैं अगर आईएमएफ के बारे में बात करूं, अभी जितना बातें हो रही हैं सब आईएमएफ के बारे में हो रही हैं। और मैं आईएमएफ के बारे में बात करूं तो ये मैंने पहले ही बताया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो होता है वो यही रिलीज करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इसकी क्या होती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। मैंने 3 अरेंजमेंट बता दिए थे, कौन कौन से,
सॉरी, दो अरेंजमेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, स्टैंड बाई अरेंजमेंट, फिर बताया था मैंने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, ये दो अरेंजमेंट आप याद रखेंगे पूरा, ये दोनों आपको पूरा मतलब आपके टंग पे होना चाहिए। ठीक है, फिर एक एक नया इनिशिएटिव वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है, वो आप याद रखेंगे, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, ये न्यू है, सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क। किस कंट्रीज के लिए? जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज, आप याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा। तो यूपीएससी अगर पूछे कि डेप्ट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क की जा इनिशिएटिव आप, तो आपको क्या याद रखना कि इट इज इनिशिएटिव ऑफ IMF। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपको और क्या IMF के बारे में याद रखना चाहिए? तो हाँ, जैसे हमें पता है कि IMF में कोटा सिस्टम होता है, कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम IMF में होता है। कोटा सिस्टम ये डिफाइन करता है कि किसी मेंबर कंट्री की, जो IMF के मेंबर कंट्रीज है, उनकी क्या वोटिंग पावर होगी, क्या वोटिंग पावर होगी। ठीक है, वोटिंग पावर क्या होगी, ये कोटा सिस्टम ही जिसका जितना कोटा होगा उसकी उतना ज़्यादा वोटिंग पावर होगी। ठीक है, तो ये आप भी याद रखेंगे कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में कोटा सिस्टम होता है। ठीक है, फिर ये कोटा कैसे डिफाइन होगा? कोटा इस प्रकार से डिफाइन होगा कि आप, कोटा जो होगा वर्ल्ड बैंक का, सॉरी IMF का, वो कैसे डिफाइन होगा? तो ये इस टाइप से डिफाइन होगा कि आपकी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या पोजीशन है, ग्लोबल इकोनॉमी में आपकी क्या पोजीशन है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी का पोजीशन कैसे डिफाइन होता है? ये डिफाइन करता है IMF कुछ, मतलब कुछ फैक्टर्स को देखता है, जैसे कि आपकी जीडीपी कितनी है, जीडीपी कितनी है, तो जीडीपी को देखता है। फिर ये आपको देखता है ओपननेस, कि आप कितना ओपननेस है, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इन सबको देखता है कि ओपननेस कितनी है आपकी इकोनॉमी की। फिर आपका इंटरनेशनल रिजर्व को भी ये ध्यान में रखता है। ठीक है, फिर ये इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी को देखता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या वेरिएबिलिटी को भी ये चेक करता है। तो ये 4 फैक्टर याद रखेंगे कि ये IMF में जो कोटा होता है उस, ये इन्हीं 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है कि किसी कंट्री को कितना कोटा मिलेगा। तो हमें पता है कि हाईएस्ट कोटा किसका है, हाईएस्ट जो है वो है USA का। हाईएस्ट किसका होता है? USA का कोटा हाईएस्ट है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, USA को अराउंड 17% मिला हुआ है, 17% ऑफ टोटल कोटा 70। और USA, इंडिया को कितना मिला हुआ है? 2.76% ओनली। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चाइना को अराउंड 6 पॉइंट समथिंग मिला हुआ है कोटा इसमें। फिर कोटा क्या क्या डिफाइन करता था मैं बता रहा था, तो वोटिंग पावर डिफाइन करेगा। कोटा ये भी डिफाइन करेगा कि आपके कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती तो आपको लोन कितना मिलेगा, आपको लोन कितना मिलेगा, ये भी आपका कोटा ही डिसाइड करता है। ठीक है, और इसी कोटा सिस्टम को, जो ये कोटा सिस्टम को है, इसको कहते हैं SDR। ठीक है, इसको स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। तो ये भी मैं कहूँगा कि इतना याद रखो, जैसे SDR क्या है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो IMF से रिलेटेड है। इतना भी आपको पता होता है तो आपका काम मोस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो ये IMF से रिलेटेड है। एक और मैं बजाऊंगा, रिजर्व रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, ये भी आप याद रखेंगे कि IMF से, UPSC ने पूछ रखा है, IMF से रिलेटेड है। इतना ही आप याद रखेंगे कि रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इज रिलेटेड टू द IMF। ठीक है, तो एसडीआर जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, जो कोटा सिस्टम है, उसमें 5 करेंसी है, 5 करेंसीज है। तो उन 5 करेंसीज को एक बार देख लेते हैं। जो 5 करेंसीज हैं SDR में, उनका नाम देख लेते हैं। तो सबसे जिसका हाईएस्ट पोजीशन है, जो हाईएस्ट शेयर है, वो है US$, अराउंड 45% का है, मतलब आप कह सकते हैं हाफ। फिर है एन, एन किसकी करेंसी है? जापान की। फिर है रेनमिनबी, ये किसकी है? चाइना की। फिर है यूरो, यूरो सेकेंड हाईएस्ट है। यूरो आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन यूरो की करेंसी की शेयरिंग है इसमें। फिर आपका क्या हो जाएगा? पाउंड, पाउंड हो जाएगा। तो ये 5 करेंसीज हैं, इनको आप थोड़ा मतलब ध्यान में रख लेना कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और जो IMF का कोटा होगा वो मैं बता चुका हूँ कि किस पे डिपेंड करता है, तो वो अब सब हो गया जितना मुझे बताना था इस पे। मैंने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया IMF के बारे में। जी, इतना ही आपको याद भी रखना था इसमें। 2-3 पॉइंट जो नए बताए हैं वो भी आप याद ही कर लेना। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं इसमें जो था इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक
जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर था वर्ल्ड बैंक। तो ये आपको पता होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, यही रिलीज करता है आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यही रिलीज करता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स आप याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक ही रिलीज करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो ये आप याद रखना यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। देखो वर्ल्ड माइग्रेशन जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन करता है, बट वर्ल्ड माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो रेमिटांसेस को चेक करता है वो कौन रिलीज करता है, वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और ये दोनों वर्ल्ड बैंक। फिर देखते हैं यहाँ पर ब्रिक्स के बारे में देखना है। एक वीडियो चल रही है, हाँ वीडियो चल रही है। ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि व्हिच कंट्रीज आर एलिजिबल टू द बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक। देखिए ब्रिक्स की अगर मैं थोड़ा आपको, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ ब्रिक्स के बारे में। तो चलिए ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको, हाँ अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ब्रिक्स, तो इसमें कितने मेंबर्स हो गए आपके, 5 मेंबर। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था ब्रिक्स, इट इज इस्टेब्लिश इन 2006, 2006। ठीक है, लेकिन तब कोई मीटिंग वगैरह नहीं हुई थी। फिर जो ये साउथ अफ्रीका यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ऐड हुआ, इट इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, ये ऐड हुआ 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। फिर जो आपकी ब्रिक्स की फर्स्ट मीटिंग होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी, कब होगी, 2011 में। तो फर्स्ट मीटिंग ब्रिक्स की कब होती है, 2011 में। इतना आपको पूरा ये पता चल गया। फिर आता है आपका ईयर 2014, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर ब्रिक्स के लिए। ये 2014 वो ईयर्स होता है जब ब्राज़ील के फोर्टेलेजा में, फोर्टेलेजा समिट होती है, ब्राज़ील की फोर्टेलेजा समिट होती है। और यहाँ पर इस्टेब्लिश होता है आपका ब्रिक्स का बैंक, जिसको हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जाता है, संघाई में, संघाई चाइना में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ क्रिएट होता है, 2014 में फोर्टेलेजा समिट। तो यहाँ पर ये आपका बनेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, पूरा ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक ईयर और इम्पोर्टेंट आता है 2021 का। 2021 वो ईयर है जब ये जो ब्रिक्स हैं ये इस्टेब्लिश करते हैं स्पेस, स्पेस प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम 2021। तो स्पेस प्रोग्राम 2021 में कितने मेंबर हैं, ऑल 5 ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा याद रख सकते हो। फिर ये फोर्टलेजा समिट जब 2014 की हुई थी, तो यहाँ पर एक और रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब आप कह सकते हैं कि नेम से ही याद रखें आपको, कंटेंजेंसी रिजर्व, जो कंटेंजेंसी रिजर्व प्रोग्राम है वो यहीं पर हुआ था। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए इंडिया में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो अदर कंट्रीज जो है वो हेल्प करेंगी। तो कंटेंजेंसी रिजर्व प्रोग्राम ये 2014 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, तो ये आपको इतना पता चल गया। फिर हम बात करते हैं कि ब्रिक्स के मेंबर, जो न्यू मेंबर्स अभी ऐड हुए हैं, तो ब्रिक्स में कौन से न्यू मेंबर प्लस मेंबर्स आए हैं उनका नाम आप बिल्कुल याद रखिए कि अभी जो करंटली में है वो 10 मेंबर्स हैं। उन 10 मेंबर्स कौन कौन से ऐड हुए हैं, ईरान हो गया, आपका यूएई हो गया, यूएई के साथ आप सऊदी याद कर सकते हैं, सऊदी के साथ आप इथोपिया याद रखें, इथोपिया। ठीक है, इथोपिया और इजिप्ट। तो ये 5 मेंबर्स हैं जो ऐड हुए। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अर्जेंटीना जो है उसको इन ब्रिक्स कंट्रीज ने इनवाइट किया था कि आओ ऐड हो जाओ, लेकिन वो नहीं हुआ। तो यूपीएससी यहाँ पर क्लिक करेगा कि अर्जेंटीना इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो नो इट इज अ नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया। फिर देखिए ये सब तो मेंबर्स हैं, बट न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं उसके भी कुछ मेंबर्स हैं। न्यू डेवलपमेंट, ये नेसेसरी नहीं है कि जो ब्रिक्स का मेंबर हो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर होना ही चाहिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर हो ब्रिक्स का मेंबर होना ही चाहिए। ये यहाँ पर यूपीएससी ट्रिक करेगा, ये फिर से सुन लेना कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर्स हो वो ब्रिक्स का मेंबर होना ही चाहिए या वाइस वर्सा। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है
उसमें ये 5 कंट्रीज तो है ही ब्रिक्स की ये 5 कंट्रीज हैं, बट कुछ न्यू कंट्रीज ऐड हुई हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में। कौन कौन सी? बांग्लादेश। देखिए, और बांग्लादेश हमने यहाँ पर नहीं देख सकते कि बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर है, बट बांग्लादेश न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर्स है या ब्रिक्स बैंक का मेंबर्स है। तो बांग्लादेश, ठीक है। और कौन सा है? यूएई। यूएई। और कौन सा? इजिप्ट। तो ये कंट्रीज हैं जो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी मेंबर बन गई हैं, न्यू मेंबर्स बन गई हैं। एक बात याद रखनी, जो उरुग्वे है वो अभी मतलब जो है वो पार्टिसिपेंट है, बट वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर नहीं बना। तो इतना याद रखिए कि उरुग्वे इज ए नॉट अ मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और याद रखना प्लीज़, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया और इतना ही आपको ब्रिक्स के बारे में जानने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर अपने। तो ब्रिक्स के बारे में जो मैंने बताया था, देखिए कह रहा है कि 418 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द कंट्रीज आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक के मेंबर कौन कंट्रीज बन सकती हैं? तो ये याद रखना कि एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कैन बी अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो ब्रिक्स का मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही पॉइंट याद रखना था, बाकी सब ठीक है। फिर कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट इज डिपेंड ऑन कोटा असाइंड बाई आईएमएफ टू इट्स मेंबर कंट्रीज। कोटा सिस्टम के बारे में बात कर लिया। तो कोटा पर क्या क्या डिपेंड करेगा कि किसी कंट्री को कोटा ज़्यादा मिला है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होगा, और किसी को कम मिला है तो क्या उसके लॉसेस हैं। तो पहली बात, कोटा सिस्टम ये डिसाइड करेगी कि फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ दैट द मेंबर कंट्रीज ऑब्लिजाइड टू प्रोवाइड आईएमएफ। तो कितना फाइनेंशियल रिसोर्स वो कंट्री आईएमएफ को प्रोवाइड कराएगी, ये कोटा डिसाइड करता है, ठीक है। तो जैसे यूएसए का कोटा सबसे ज़्यादा है तो यूएसए सबसे ज़्यादा आईएमएफ को फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा, फाइनेंशियल रिजर्व या रिसोर्स यूएसए ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर कहते हैं वोटिंग राइट्स, बिल्कुल मैंने बताया था। फिर एसडीआर अलोकेशन जो होगा वो मेंबर कंट्रीज का, वो भी ये कोटा पर ही डिपेंड करता है कि किसी, जैसे यूएसए को एसडीआर सबसे ज़्यादा, यूएसए को एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है वो मिला है, तो क्योंकि यूएसए सबसे ज़्यादा कोटा प्रोवाइड कराता है आईएमएफ को, ठीक है। फिर कहते हैं कि बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर कंट्रीज, तो ये भी डिपेंड करता है कोटा पर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएंगे सही, ठीक है। तो ये याद, आप इतना ही इसमें याद रखिएगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी मैंने जो बताना था बता दिया था पहले ही। फिर कह रहे हैं कि 420 क्वेश्चन, देखिए 420 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर ऑफ आईएमएफ। तो स्पेशल ड्राइंग राइट के बारे में देखना है हमें। कह रहा है कि इट इज अलोकेटेड टू द मेंबर कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक साइज। ये तो मैंने देखा, हमने बताया था ना कि एसडीआर डिपेंड ऑन द कोटा, और कोटा किस पे डिपेंड करता था? जीडीपी हो गया या वर्ल्ड लेवल पर उस कंट्री की क्या इकोनॉमिक पोजीशन है। तो फर्स्ट सही है। फिर करें कि एसडीआर अलोकेशन एक्ट एज अ एक्सटर्नल डेप्ट फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्रीज गवर्नमेंट। तो ये बिल्कुल एक्सटर्नल डेप्ट होगा, बाहर से मतलब लोन हुआ ना, जो एसडीआर के अंडर आईएमएफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करता है, वो एक प्रकार का एक्सटर्नल डेप्ट हुआ उस कंट्रीज पर। तो बिल्कुल सही। फिर कह रहे कि एसडीआर कैन बी हेल्ड ओनली बाई गवर्नमेंट एंटिटीज, बिल्कुल केवल गवर्नमेंट ही एसडीआर का मेंबर होता है और गवर्नमेंट एंटिटी ही एसडीआर ले सकती है, ठीक है। तो जैसे कोई नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज है तो वो नहीं, उनको एसडीआर नहीं मिलेगा। फिर कह रहे कि इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सब मैंने पहले ही बता दिया कि लोन, जितने भी लोन का लोन होता है वो जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट देखते हैं तो उसका पार्ट होता है लोन। तो 4 इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो एसडीआर क्या, यहाँ से क्या पता चला कि एसडीआर एक डेप्ट है जो मेंबर कंट्रीज को मिलेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अब वहाँ पर, यहाँ पर सही था। फिर 421 देखते हैं। ठीक है, 421 क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी कंट्री है वो
किसी कंट्री के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन ट्रेड को अब प्रमोट करता है। मतलब मान लीजिए कि अगर ये इंडिया है और इंडिया अगर रसिया के ऑयल को कम दामों में परचेस कर रहा है, तो इंडिया के सभी कंट्रीज को, या मान लीजिए कि इंडिया अगर रसिया के ऑयल को हाई प्राइस पे, समझने के लिए मान लीजिए हाई प्राइस पे परचेस कर रहा है, तो इंडिया को और कंट्री जो हैं यूएई वगैरह हैं उनके ऑयल को भी हाई प्राइस पे परचेस करना चाहिए। बट अब यहाँ पर आता है खेल। बट क्या है कि ये रेसिप्रोकल होना चाहिए, म्यूचुअल होना चाहिए। म्यूचुअल मतलब मान लेते हैं कि इंडिया ने रसिया के ऑयल पर ज़्यादा प्राइस दिया, बट अगर रसिया इंडिया के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पर ड्यूटीज जो हो गया, टैक्सेस जो हो गया, वो कम कर रहा है, या फिर कोई भी बेनिफिट रसिया इंडिया को दे रहा है, तो फिर वो केवल रसिया को ही इंडिया दे सकता है। और कंट्री जैसे यूएई है, चाइना है, ये जरूरी नहीं कि उनको भी ऑयल पर इंडिया ज़्यादा प्राइस दे, जब तक कि यूएई, चाइना, कुवैत जो भी कंट्रीज हैं वो रसिया जितना बेनिफिट इंडिया को भी नहीं देती। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल्स है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड होगा, लेकिन तब तक कि वो दोनों कंट्रीज के जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है वो सभी कंट्रीज फॉलो नहीं कर रही ना। अगर वो सभी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं तब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, लेकिन अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है, केवल ये दोनों अपने बेनिफिट और दोनों प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। फिर कह रहे कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि अ मेंबर कंट्री कैन ग्रांट मोर फेवर्स टू द अदर मेंबर कंट्री। नहीं, यही तो है कि अ मेंबर कंट्री कैन नॉट ग्रांट अदर मेंबर कंट्री को फेवरेटिज्म नहीं कर सकता, फेवर नहीं कर सकता ट्रेड में। तो ये हो गया। फिर कह रहे कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन इज ए बेसिकली अ प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड को प्रमोट करने का है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो वीडियो थोड़ी देर के लिए और सोच रहा हूँ ऑफ कर दूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बाहर की आवाज़ जो है उसको अवॉइड करना, क्योंकि अब वो जब भौंकना स्टार्ट कर दिया है तो भौंकता ही रहेगा, मुझे पता है। तो थर्ड कहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब बाहर हैं वो मोस्ट फेवर नेशन प्रिंसिपल से। बिल्कुल ये सही है, फैक्ट है, याद रखेंगे। तो 2 और 3 इसमें सही था। ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं नहीं तो और भी आवाज़ आने लगेगी, भी नाइट का टाइम है। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर कंसीडर्ड एज अ प्रोहिबिटिव अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जिसको ट्रिम्स कहते हैं, अंडर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका कहने का मतलब है ट्रिम्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, पहले देख लेते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिम्स इज कि वो इन्वेस्टमेंट को उन इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट करना है या रोकना है, उन इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट करना है जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होंगी। डिस्टॉर्टिंग हिंदी वाले समझ लेना कि डिस्टर्बिंग, जो ट्रेड को डिस्टर्ब करें इंटरनेशनल लेवल पर, जो फ्री ट्रेड को डिस्टर्ब करें, उन इन्वेस्टमेंट मेजर्स को क्या करना है? प्रोहिबिट करना है, रोकना है, कम करना है। ट्रिम्स का यही ऑब्जेक्टिव है कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग जो मेजर्स हैं, जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग इन्वेस्टमेंट हैं स्पेशली, उनको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, रोकना है। फिर ये ट्रिम्स जो इनिशिएटिव है या फिर आप कह सकते हैं एग्रीमेंट है, वो कब आया था? तो उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तब उसमें आया था, जो कि हुआ था 1995 में। तो यहाँ पर आप ये याद रखेंगे। और यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी सब्सक्राइब कर लेना ये पॉइंट पर, कि इट अप्लाई ओनली ओवर गुड्स नॉट ओवर सर्विसेज पे नहीं अप्लाई होता, ओनली गुड्स पे अप्लाई होता है, गुड्स पे। तो ओनली अप्लाइड ओवर द गुड्स। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या प्रोहिबिट करता है, कौन से इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट करता है ट्रिम्स एग्रीमेंट। तो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट ये भी प्रोहिबिट करता है, क्योंकि ये
डिस्टॉर्ट करता है ट्रेड प्रैक्टिस को। कैसे? मान लीजिए कि अगर ये इंडियन कंपनी है, वैसे समझाने वाला नहीं, फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए, फिर भी समझा देता हूँ कि ये इंडिया की कंपनी है कोई, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि ये इंडिया की कंपनी, मान लो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है, तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि तुम ये काम करो कि तुम इंडिया के जो इनपुट्स हैं उन्हीं का यूज करो, ठीक है। इंडिया के इनपुट का मतलब कि जो इंडिया के ड्रोन में जो भी पार्ट्स यूज किए जाते हैं ड्रोन को बनाने को, उसको इंडिया में ही खरीदो, जिससे इंडिया के जो ड्रोन की अदर इंडस्ट्रीज हैं जो ड्रोन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, उनको भी बेनिफिट हो। तो ये क्या हो गया, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसको प्रोहिबिट करता है, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि जो मतलब मान लीजिए कि जो यूएसए की कंपनीज हैं जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वो एक्सपोर्ट, और उनका एक्सपोर्ट होगा, ये वो क्या होगा, प्रोहिबिट होगा, उनका एक्सपोर्ट क्या होगा, कम होगा, उनका एक्सपोर्ट के क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया उनके एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में। तो ये प्रोहिबिट करता है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट इज, फिर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि देखो किसी कंपनी को कि तुम्हें इतना एक्सपोर्ट करना ही करना है, इतना एक्सपोर्ट तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें सब्सिडी इतना दे देता हूँ, तुम्हें टैक्स छूट दे देता हूँ। तो इन चीज़ों को प्रोहिबिट करता है एग्रीमेंट, ठीक है, क्योंकि ये भी इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड को इम्पेक्ट करते हैं निगेटिव। फिर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट, तो ये भी सेम है फर्स्ट जैसा, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो बाहर से लोग आए उनको एम्प्लॉयमेंट ही ना मिले, ठीक है, तो ये भी प्रोहिबिट करता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव सही है, इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। उसमें उतना ही था, और कभी नहीं मतलब, और मुझे नहीं लगता कि पूछेगा यूपीएससी। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इशू ऑफ इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन अंडर द ऑन गोइंग दोहा डेवलपमेंट एजेंडा। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2001 में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और 2001 में एक इनिशिएटिव आया था ट्रेड फैसिलेशन को भी ये प्रमोट करता है। दोहा डेवलपमेंट एजेंडा ने ये सेट किया था कि हम ट्रेड फैसिलेशन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, जो वर्ल्ड WTO की मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच इजी ट्रेड हो, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स टैरिफ्स और बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, इन सबको कम करना है ट्रेड में, ठीक है। तो ये प्रोबेबली आकर कब साइन हुआ फाइनल, जिसको हम कहते हैं ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट, ये साइन हुआ बाली कॉन्फ्रेंस में, जो कि हुई थी 2013 में। फाइनली ये सभी के द्वारा साइन कर लिया गया और इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो ये बाली कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 9 इसको बोलते हैं, ये कब हुआ था 2013 में। तो ये आप याद रखेंगे कि ट्रेड फैसिलेशन एग्रीमेंट कब फोर्स में आया, किस कॉन्फ्रेंस के अंडर, ठीक है। तो ये इतना आपको पता चल गया। फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर जो ड्यूटी लगाना था, ड्यूटी लगाने की बात हुई, उसके रिगार्डिंग हमको बताना है। तो उसके रिगार्डिंग अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है, वो डेवलपमेंट ये है, एक पॉइंट में याद रखिए कि थोड़े टाइम के लिए मोरेटोरियम दे गया है। मोरेटोरियम मतलब थोड़े टाइम के लिए छूट, टेम्परेरी छूट दे दी गई कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन गुड्स हैं उन पर कोई कस्टम ड्यूटी कोई नेशन नहीं लगाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन गुड्स जैसे ई कॉमर्स बहुत साइट होती हैं, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हो गया मान लीजिए, या आपका नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो साइट्स हैं इन पर ड्यूटी लगाने के जो डेवलपिंग कंट्रीज होती, वो कहते थे कि हम इन पर टैक्स लगाएंगे भाई, क्योंकि ये हमारे यहाँ से अर्न करती है, तो हमें इन पर ड्यूटी लगाना है। तो अब ये सब जो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो डेवलप कंट्रीज की हैं, तो वो अगेंस्ट में रहेंगे, ऑब्वियसली वो अगेंस्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर पूरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, मतलब कोई डिसीजन ही नहीं आया फाइनल। तो इसमें क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि देखिए थोड़े टाइम के लिए इसको इंस्टॉल करते हैं, थोड़ा स्टॉप करते हैं, बाद में इस पर बात किया जाएगा। तो डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर 424 देखते हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटा क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि इट इज़ अ कोटा बिटवीन टू कंट्रीज, जिसमें प्री डिटरमाइंड होता है कि हम कुछ, मान लीजिए कि तुम्हारे 100 प्रोडक्ट पे या 100 क्वांटिटी पे तुम्हारे टैक्स हम जीरो कर देंगे,
ठीक है, 100 क्वांटिटी पे टैक्स क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जो भी तुम एक्सपोर्ट करोगे। तो मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये यूएई है, ठीक है, ये इंडिया है और ये क्या है, यूएई है। तो इंडिया कहता है कि देखो यूएई भाई, हम तुम्हारे 100 लीटर जो पेट्रोल है उस पर हम जीरो टैक्स कर देंगे। मतलब ये प्री डिटरमाइंड हो जाएगा कि 100 लीटर पर, फिर उसके बाद जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे उस पर नॉर्मल जो टैक्स होगा वो अप्लीकेबल होगा। तो यही होता है टैरिफ रेटा कोटा, टेरिफ रेट कोटा, सॉरी, रेटा होता है, टेरिफ रेट कोटा होता है, ठीक है। तो कहता है इट अलाउ अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी इम्पोर्टेड एट लोअर इम्पोर्ट ड्यूटी रेट देन द ड्यूटी रेट नॉर्मली एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इज करेक्ट, वन लाइन में ही याद रखो, उसमें और कुछ नहीं याद रखना था, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं 425 नंबर, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोज्ड इन केस कंट्री जो है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है इज सब्सिडाइजिंग इट्स एक्सपोर्ट। मान लीजिए कि ये चाइना है, अब ये अपने जो इंडस्ट्रीज है मान लीजिए कि कोई वीवो, वीवो मुझे पता चला कि चाइना की है कंपनी, तो वीवो जो कंपनी है वो एक फ़ोन जो है उसको प्रोड्यूस करती है, एक फ़ोन प्रोड्यूस करती है वीवो कंपनी जो कि चाइना की है, ठीक है। तो चाइना क्या करता है कि इस फ़ोन का जो प्रोड्यूस करने में वीवो कंपनी को मान लीजिए 50 रुपये कॉस्ट आए, तो इसको 60 रुपये में सेल करना चाहिए वीवो कंपनी को, ठीक है, बेनिफिट भी होना चाहिए। बट चाइना क्या करेगा कि कहेगा कि देखो तुम्हारे जो 60 रुपये में सेल करना है, तुम इसको 30 रुपये में सेल करो, इंडिया को 30 रुपये में एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हें 30 रुपये सब्सिडी दे देंगे। तो इस केस में क्या होगा कि इंडिया में वीवो की कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगेगी, तो जो इंडिया की फ़ोन कंपनीज हैं उनके लॉस हो जाएगा, ठीक है, उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस केस में इनका लॉस हो जाएगा, डोमेस्टिक कंपनीज का लॉस हो जाएगा। तो इस केस में इंडिया को क्या करना चाहिए, इस केस में इंडिया को ये करना चाहिए कि जो ये 30 रुपये का फ़ोन चाइना से इंडिया आ रहा है इस पर ड्यूटी लगा के इसको 70 रुपये का कर देना चाहिए। तो जो इंडिया का फ़ोन 70 रुपये में सेल हो रहा है दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ड्यूटी को क्या कहते हैं हम, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, या इसको कहते हैं एंटाई सब्सिडी ड्यूटी, ठीक है, एंटाई सब्सिडी ड्यूटी, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। फिर एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज क्या होती है कि अगर चाइना बहुत सारा अपना प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत कम प्राइस पे, और इंडिया की जो कंपनीज हैं वो लॉस में जा रही हैं, वो लॉसेस फेस कर रहे हैं, तो इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है कि देखिए भाई हमें इतना तुम्हारे प्रोडक्ट की ज़रूरत ना है, थोड़ा कम करो, तुम डंप कर रहे हो प्रोडक्ट हमारे यहाँ, ठीक है, हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका लॉस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेफ गार्ड ड्यूटी अभी देखते हैं, कस्टम ड्यूटी तो हमें पता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हो गया, सेफ गार्ड ड्यूटी हो गया, ये एडिशनल एडिशनल जो है ये टैक्स है, एडिशनल टैक्स है ना। जनरली क्या लगना चाहिए, कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए। तो अभी देखते हैं अब सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होती है। सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी किस लिए होता है, इट ये इम्पोज किया जाता है किसी मेंबर कंट्री के द्वारा एज अ एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी होगी टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, वही सेम ना, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और सेफ गार्ड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सेफ गार्ड ड्यूटी करेगा, वही सेम है कॉन्सेप्ट कि चाइना अगर बहुत ज़्यादा फ्लड कर रहा है मार्केट में तो इंडिया सेफ गार्ड ड्यूटी भी लगा सकती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम अपने जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूटी लगा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज करे कि इट इज़ ए WTO कंप्लेंट मेजर, कंप्लेंट मेजर मतलब कि इसके अंडर कंप्लेन किया जा सकता है कि अगर चाइना बहुत ज़्यादा डंपिंग कर रहा है इंडिया में और इंडिया की जो कंपनीज हैं डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका लॉस हो रहा है, इसलिए तो इंडिया जाकर कंप्लेन भी कर सकता है कि देखिए चाइना ऐसा कर रहा है इसलिए मैं सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज कर रहा हूँ चाइना के इम्पोर्ट पे या चाइना जो इम्पोर्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट पे। फिर कह रहे कि इट इज़ इम्पोज व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर आ गया 427, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड मार्क्स। ट्रेड मार्क्स क्या होता है, कोई लोगो हो गया, कोई साइन हो गया, जैसे टाटा का साइन होता है ना,
फिर जैसे रिलायंस जियो जो कंपनी है उसका साइन है। तो ये सब ट्रेडमार्क्स ही हैं एक प्रकार से। ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं? ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो एसेट होते हैं कंपनी के लिए। दे आर कॉल्ड और रिकॉग्नाइज एज अ एसेट फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो ट्रेडमार्क्स जो एक्ट है 1999 उसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है, बिल्कुल याद रखना। और याद रखना कि ये इनडेफिनिट के लिए होता है। अब जियो को जो ट्रेडमार्क्स मिल गया है, जो लोगो मिल गया है, वो इनडेफिनिट पीरियड तक जियो के साथ रहेगा, ठीक है, रह सकता है, वो जियो रख सकता है अपना। जियो चाहे कंपनी चाहे तो चेंज कर सकती है, नहीं तो वो इनडेफिनिट रहेगा, ठीक है। फिर कहेंगे ट्रेडमार्क और असाइनेबल। असाइनेबल मतलब क्या होता है? परमानेंट, असाइन कर दिया गया कि ले जाओ तुम अभी से, ठीक है। तो ये असाइनेबल होता है। लाइसेंस क्या होता है? लाइसेंस क्या होता है? वो टेम्पोरेरी होता है। लाइसेंस टेम्पोरेरी होता है, बट ट्रेडमार्क क्या है? असाइनेबल है, ठीक है। जल्दी करते हैं, 5% चार्जिंग बची है। तो वहां पर तीनों सही था, ऑल ऑफ दी अबव सही था, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव सही है। फिर अब देखते हैं 48 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में बताना है, ठीक है। देखते हैं, देखिए उसमें एक ही ऑप्शन है, उसमें 428 यहाँ पर फिर से प्रिंट आउट किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीधा ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में बताना है। देखिए ट्रेड सीक्रेट्स वो थिंग्स होती हैं जो मतलब जिनका, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी है। अब इसका कोई अपना सीक्रेट है कि जिससे इसको कंपिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा जो इसके कंपटीटर्स हैं उसका। हो सकता है कि वो कोई सेलिंग सीक्रेट्स हो सकता है वो कोई मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स हो अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का, जिससे उसको कोई कंपिटिटिव एज मिलता है अपने कंपटीटर से, तो उसको कहते हैं ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है। तो ट्रेड सीक्रेट का कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। अब भाई रजिस्ट्रेशन करने जाओगे सबको पता चल जाएगा तुम्हारा सीक्रेट तुम्हारे कंपनी का, तो इसके लिए इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होगा। फिर कहें कि इट कैन बी प्रोटेक्टेड फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। बिल्कुल तुम्हारा सीक्रेट है, तुम्हारा जितना मन हो उतने टाइम के लिए रखो, जब तक तुम वो जब तक रिवील नहीं हो जाता तब तक वो सीक्रेट है ही, ठीक है। फिर कहें टू क्वालिफाई एज अ ट्रेड सीक्रेट द इंफॉर्मेशन शुड हैव कमर्शियल वैल्यूज। बिल्कुल सही बात है। अब ट्रेड सीक्रेट मतलब अगर उसका ट्रेड में कोई वैल्यू है तभी वो ट्रेड सीक्रेट्स है। तुम्हें कोई कंपिटेटिव एडवांटेज मिल रहा है, एज मिल रहा है, तभी उसकी वैल्यू है, तभी वो ट्रेड सीक्रेट है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना याद रखेंगे। फिर देखो जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रिप्स एग्रीमेंट किस पे बात करता है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आप ये यहाँ पर याद रखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या कॉपीराइट पर भी वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। स्विच ऑफ होने वाला है फ़ोन, जल्दी करते हैं भाई। फिर 429 क्या कह रहा है कि एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, कौन सा इंस्टीट्यूशन? तो एक वर्ड में याद रखेंगे कि IMF। ऑब्जर्वेंस मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करता है ये, ठीक है। तो IMF रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक का एक और रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट था वो अभी डिसकंटिन्यू हो गई है, ये भी याद रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता था, बस, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हिच एजेंसी और इंस्टीट्यूशन रिलीज द सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो ये रिलीज किया जाता है, आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वही है जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है। ये इसके मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जल्दी बता देता हूँ, नेट पर देखा था और बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के। फ्यूचर जॉब्स फ्यूचर ऑफ जॉब्स फ्यूचर ऑफ जॉब्स जो है ये किस इंस्टीट्यूशन रिलीज किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 2025 फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिलीज बाई द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्लीज रिमेंबर दैट है, ये याद रख लेना। और एक क्या है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी किसने रिपोर्ट 2025 किसने रिलीज किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज किया है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने बताया था जेंडर गैप रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। बस हो गया, कट करता हूँ, मतलब जय हिंद जय भारत, क्योंकि अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्दी ही।